नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। फोकस न्यूज पर आपका स्वागत है। आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ओआरओपी पर रक्षा मंत्री से पूर्व सैनिकों की बैठक के बाद भी नहीं बनी बात। अब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अंतिम फैसला। दिल्ली के संगम विहार में सरेआम गुंडागर्दी। 30-40 नकाबपोश बाइक सवारों ने जमकर मचाया उत्पात। एक को गोली मारी, दो को चाकुओं से गोदा। फरीदाबाद को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात में हार्दिक का रिवर्स मार्च टला। प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। अब 13 को करेंगे दांडी मार्च। ऐलान के सुपुर्दे खाक होने के बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने शरणार्थियों के लिए खोले दरवाजे। पूरे यूरोप में बहस तेज। और एक प्रधानमंत्री ऐसा भी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपना घर दिया रिफ्यूजियों को रहने के लिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल यानी जन्माष्टमी के दिन दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम मचाए गए उत्पात से। जी हां, जन्माष्टमी की रात दिल्ली के संगम विहार इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। वारदात रात करीब 12 बजे की है। करीब 15 से 20 बाइक्स पर सवार 30-40 नकाबपोश बदमाशों ने संगम विहार के बी और सी ब्लॉक में हाथों में डंडे और कट्टे लहराए और गली में खड़ी दर्जनों बाइक्स और कारों को तोड़ दिया। इन्होंने गोलियां भी चलाई और 2 लोगों पर चाकू से हमला किया। बदमाशों ने एक परचून की दुकान पर भी तोड़फोड़ की और दुकान मालिक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस उपद्रव में 4 लोग घायल हो गए। जाते जाते इन बदमाशों ने कृष्ण की झांकी भी तोड़ दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्स में भर्ती कराया, लेकिन इतना हो जाने के बावजूद पुलिस खामोश रही। जन्माष्टमी की रात जब पूरे देश में सुरक्षा कड़ी होने का दावा किया गया, उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने प्रशासन के पुख्ता सुरक्षा इंतजामात के दावों को झुठला कर रख दिया। खाना खा के है ना बाहर लेकर रहे थे। जन्माष्टमी का त्योहार था और क्या कहते हैं, और जन्माष्टमी देख के आए, फिर खाना खा के बाहर निकले और वो ने गोली मार के मुंह बंद करके बदमाश आए थे और मुंह बंद करके गोली मार के और भाग गए हैं। कितने लोग थे? कितने लोग, कम से कम होंगे 10-20। और वो चक्कू भी मारा है और हमारे घर वाले के है ना गोली भी मारी है। गली में जो बाइकें गिरी पड़ी हैं, गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ की है। तोड़ मोड़ करी है गाड़ियों वाड़ियों को। जो आगे ला गया उसको सब कोई तोड़ते गए। कई सारे लोग इकट्ठे, मतलब पूरा मुंह उनका ढका हुआ था, कोई भी बंदा पहचान में नहीं आ रहा था। मतलब सब काफी सारे इकट्ठे थे, मतलब लोगों को डरा रहे थे, कोई बाहर मत निकलना और पत्थर उत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बिल्डिंग कर ऊंचे तक 3-3 बिल्डिंग तक उन्होंने पत्थर मारने की कोशिश भी की है। और हमारी गली में लोग बुजुर्ग वगैरह सो रहे थे, उनको भी डराने की कोशिश करी है। उनको तो कुछ नहीं किया, बाकी बाइकें वगैरह सब तोड़ते फोड़ते। हमारे क्या कहते हैं, एक और गाड़ी थी वहाँ पे, मतलब वैगनार खड़ी थी, उसका भी शीशा तोड़ दिया है। एकदम हल्ला गुल्ला मचा। मैं अंदर से आई, बाहर देखा, जैसे मैं खड़ी हुई अपने गेट के आगे, ऐसे ही वो 4 बंदे थे। एक जने ने मेरे, जिसने सफेद मुंह पे सफेद बांधा हुआ था, उसने मेरे पिस्टल यहाँ रख के और मेरे को बोला तू अंदर जा। और मैं अंदर चली गई। फिर अंदर चलने के बाद फिर तो आगे जाकर बहुत हंगामा हुआ और बहुत गाड़ी गुड़ी तोड़ा फोड़ी करी। और कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, इस पर फोकस न्यूज कुछ सवाल भी उठा रहा है। फोकस न्यूज के जो सवाल है, पहला सवाल यह है कि दिल्ली की सड़कों पर आखिर किसका राज है। जी हां, दिल्ली देश की राजधानी है। पुलिस या फिर गुंडों का? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं। जन्माष्टमी पर क्या इस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी पर जो कुछ हुआ वो तो पुलिस के दावों पर सवाल खड़ा करता ही करता है, लेकिन दिल्ली में जो डीटीसी की लो फ्लोर बसेज हैं, उनके ड्राइवर भी अब रफ्तार की दौड़ में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं।
जी हां, मोतीबाग इलाके में शुक्रवार रात एक डीटीसी लोफ्लोर बस ने बाइक सवार मां बेटे और पोते को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक और बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 साल के बच्चे को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया और वहां इलाज के दौरान इस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 24 साल का युवक अपनी बुजुर्ग मां और 4 साल के बेटे के साथ बाइक से जनकपुरी अपने घर लौट रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन की, जिसे लेकर सरकार और वॉर वेटरन्स के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले करीब 3 महीनों से डटे पूर्व सैनिकों के लिए आज का दिन बेहद अहम साबित हुआ। जी हां, शनिवार की बात कर रहे हैं। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी दे दी है। पूर्व सैनिकों ने इसका स्वागत तो किया है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं, कुछ बिंदुओं पर उन्हें आपत्ति भी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। लंबी जद्दोजहद और 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर ही दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 4 महीनों से डटे आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों के लिए जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जीत है। मोदी सरकार ने काफी पहले ही वन रैंक वन पेंशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, मगर कुछ मुद्दों पर फंसे पेच की वजह से अब जाकर इसका ऐलान हुआ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी has on various occasions reiterated the government's commitment to implement OROP for ex-servicemen under military pension. वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू होगी, जिसे हर 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। OROP के लिए बेस ईयर 2013 को रखा गया है। उस साल मिलने वाली पेंशन के औसत पर नई पेंशन की गणना होगी। VRS लेने वाले सैनिकों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। जहां तक एरियर की बात है तो 2013 से 4 किश्तों में इसका भुगतान होगा, मगर सैनिकों की विधवाओं को एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। OROP के ऐलान के साथ ही अब श्रेय की राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देर नहीं की और दावा किया कि OROP को कांग्रेस पहले ही मंजूर कर चुकी थी। साथ में ये भी जोड़ा कि सरकार का प्रस्ताव निराशाजनक है। Today's announcement about one rank one pension by the Defence Minister is totally disappointing. They have substantially diluted the one rank one pension scheme announced by the UPA government in February 17, 2014. वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों को 40 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्हें अब भी आपत्ति है। मनीष शुक्ला, फोकस न्यूज, दिल्ली। और सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान भले ही कर दिया हो, मगर पूर्व सैनिक उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पूर्व सैनिकों ने ऐलान का स्वागत किया, मगर ज्यादातर बिंदुओं पर वे सरकार से सहमत नजर नहीं आ रहे। लिहाजा उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखने या न रखने का फैसला रविवार को यानी आज करने की बात कही है। किन किन बिंदुओं पर सरकार और वॉर वेटरन्स के बीच मतभेद है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन का ऐलान हो गया। पूर्व सैनिकों ने इसका स्वागत भी किया है। पहली नजर में ये लग सकता है कि 40 साल से उलझा हुआ OROP का मुद्दा पूरी तरह सुलझ गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पूर्व सैनिक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो क्या उनके साथ OROP के नाम पर छलावा हुआ है? आज सरकार का ऐसा फैसला है, जो सरकार बोल रही थी कि हमने फौजियों के सभी पॉइंट मान लिए, हमारे हिसाब से उन्होंने 1 पॉइंट माना और 6 पॉइंट निकाले। हमारे हिसाब से ये जो डिसीजन है वो उससे पूरी तरह से हमारी कमेटी और हम सभी पूर्व सैनिक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है।
मामला सबसे अधिक वीआरएस लेने वाले पूर्व सैनिकों पर अटका हुआ है। सरकार उन्हें ओआरओपी के दायरे से बाहर रख रही है, लेकिन पूर्व सैनिकों को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। आखिर रिटायर होने वालों में 40% वीआरएस जो लेते हैं और उसको जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और पेंशन मिलता है उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल नामंजूर है भाई। स्टेट में हम उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं आगे किन मुद्दों पर पेच फंस सकता है। सरकार ने जहां 5 साल में पेंशन की समीक्षा की बात कही है, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि कम से कम 2 साल में पेंशन की समीक्षा हो। वीआरएस लेने वालों को जहां 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि वीआरएस लेने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। सरकार जहां ओआरओपी के ऐलान को पूरी तरह संतुलित बता रही है, वहीं पूर्व सैनिक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ एक ही मांग मानी गई, 6 मांगें अभी बाकी हैं। कब से लागू हो, इस पर भी थोड़ा बहुत मतभेद है। सरकार ने जहां 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी को लागू करने का ऐलान किया है, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि जुलाई नहीं अप्रैल 2014 से लागू हो। सरकार ने 2013 की औसत पेंशन को बेस बनाया है, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि 2013 की अधिकतम पेंशन को बेस बनाया जाए। एक और बिंदु पर सरकार और पूर्व सैनिकों में गहरे मतभेद दिखाई देते हैं। सरकार ने जहां एक न्यायिक आयोग का ऐलान किया है जो 6 महीने में अपना रिपोर्ट देगा, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि न्यायिक आयोग 6 महीने की जगह 1 महीने में रिपोर्ट दे। सरकार ने जहां न्यायिक आयोग को 1 सदस्यीय बनाया है, वहीं पूर्व सैनिकों की मांग है कि न्यायिक आयोग 5 सदस्यीय हो, जिनमें 3 पूर्व सैनिक शामिल हों। वहीं जयपुर में कुछ पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी के ऐलान का जश्न भी मनाया। ओआरओपी पर सरकार तो पहले से ही सैद्धांतिक तौर पर राजी थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर पेच फंसने से इसका ऐलान नहीं हो पा रहा था, और जब ऐलान हुआ तभी कुछ पेच सुलझने बाकी रह गए। जाहिर है सरकार ने कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखाई है। बिहार चुनाव से पहले सरकार हर हाल में ओआरओपी का ऐलान करना चाहती थी, और शायद यही वजह है जिससे आम सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने भले ही मंजूरी दे दी हो, लेकिन पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच में मतभेद अभी भी जारी है, और यही कारण है कि पूर्व सैनिकों ने अपना अनशन अब तक नहीं तोड़ा है। नई दिल्ली से कैमरामैन विवेक सिंह के साथ मनीष शुक्ला। और अब बात हार्दिक पटेल की। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद तक निकाले जाने वाला उल्टा दांडी मार्च टाल दिया है, लेकिन पटेल ने यह चेतावनी दी है कि प्रशासन इजाजत दे या न दे, वो 13 सितंबर को यह मार्च जरूर निकालेंगे। आज दांडी से अहमदाबाद तक उल्टा दांडी मार्च निकालने की जिद पर अड़े हार्दिक पटेल फिलहाल नरम पड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने हफ्ते भर बाद फिर से इस मार्च को निकालने की धमकी दी है। हम कम से कम 6 दिन के बाद, मतलब हमने अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि अगले रविवार को उसी टाइम पर उसी जगह से हम आगे से जहां पर गांधी जी को अरेस्ट किया था वही ट्रेन से हम हमारी रैली की शुरुआत करेंगे, और उस वक्त ये परमिशन जो हम नए से मांगेंगे, ठीक है, देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सही मार्ग पर वहीं से अहिंसा के मार्गों पर हमारी मार्च करेंगे। दरअसल हार्दिक पटेल यूं ही ठंडे नहीं पड़े। नवसारी के डीएम ने पटेल को उल्टा दांडी मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। डीएम रम्या मोहन मुथादा ने हालात से निपटने के लिए और सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगा दी है। जो परिस्थिति है उसके आधार पर ये अर्जी नामंजूर करने के लिए हम प्रशासन तरफ से नक्की किया है। प्रतिकार रैली की जो एप्लीकेशन है वो भी हम नामंजूर कर रहे हैं। आरक्षण की नई आग जलाने वाले हार्दिक पटेल हर रोज मीडिया की सुर्खियां बनते जा रहे हैं। गुजरात में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रातों रात छा जाने वाले हार्दिक ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले दिल्ली आकर आरक्षण पर जाटों का समर्थन करने वाले युवा हार्दिक ने आज दांडी से अहमदाबाद तक उल्टा दांडी मार्च निकालने की घोषणा की थी। अब अगले हफ्ते उल्टा दांडी मार्च निकालने के हार्दिक के हट पर सरकार क्या समाधान निकालती है देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। और अब बात शीना वोरा मर्डर केस की। इस केस से जुड़ी जो मिस्ट्री है वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। शीना की हत्या से जुड़ी कई बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हत्या के पीछे जो मंशा थी, मोटिव था,
उससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। इसी आधार पर पुलिस को 2 दिनों की और रिमांड मिली है। अब तीनों आरोपियों को सोमवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय से पुलिस को उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं जो कत्ल की पूरी कहानी से पर्दा उठा सके। लिहाजा पुलिस ने बांद्रा कोर्ट से तीनों आरोपियों की और रिमांड की मांग की। शीनावर हत्याकांड में तीनों आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां इनकी रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। 2 दिन के लिए और इन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस पहले से ही इनकी पुलिस कस्टडी चाहती थी, क्योंकि उसका कहना है कि अब तक जांच पूरी हुई नहीं है। और उसी तरीके से जो 14 ग्राउंड है मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा, जिसके तहत उनको 2 दिन की और पुलिस कस्टडी मिली हुई है। हालांकि पुलिस की दलीलों से बचाव पक्ष के वकील सहमत नहीं थे। उन्होंने तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं बढ़ाए जाने की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने अदालत के सामने तीनों आरोपियों की कस्टडी के लिए 14 पॉइंट्स रखे और कहा कि ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आरोपियों से मिलने बाकी हैं और ये केस को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। मसलन आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, हत्या का मोटिव अभी तक पता नहीं चला, शीना की हत्या क्यों की गई, मिखाइल को क्यों मारना चाहती थी इंद्राणी, हत्याकांड में और भी लोग हो सकते हैं शामिल, मिखाइल की हत्या की योजना कोलकाता में ही बनी, हत्या में इस्तेमाल चीजों की बरामदगी अभी बाकी, शीना की हत्या के बाद फेक मेल अकाउंट बनाए गए, शीना के नाम से कुछ लोगों को मेल भेजे गए जिन्हें रिकवर करना बाकी, इंद्राणी के 14 क्रेडिट कार्ड का डिटेल निकालना बाकी। इन दलीलों पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 2 दिनों के लिए बढ़ा दी, लेकिन उधर बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस पर जानबूझकर मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। वकील ने यह भी कहा कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हत्या का इंटेंशन पता चल सके। बहरहाल पुलिस 2 दिनों में आरोपियों से क्या निकाल पाती है, इस पर नजर रहेगी। अंकुश जायसवाल, फोकस न्यूज, मुंबई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज से फरीदाबाद में भी दौड़ेगी मेट्रो। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम।